हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चले। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, और इस कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे आज भारत छोड़ो आंदोलन की। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। पिछली जो कक्षा थी हमारी, उस पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया क्रिप्स मिशन की हम लोग चर्चा कर रहे थे, और मैंने आपको कहा कि क्रिप्स मिशन भारत में आया, जो जो चीजें जो प्रावधान रखी, वो चीजें भारतीय लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि बड़ी बात तो वही कि रट्टा घिसी चीज, डोमिनियन स्टेट्स की बात कही गई। हालांकि अल्पसंख्यक वाले मामलों पर मुस्लिम जो समुदाय जो था वो प्रसन्न अवश्य हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारी चीजें उसमें व्यवस्थित जो भारतीयों के अनुसार होनी चाहिए वो चीजें नहीं थी। तो क्रिप्स मिशन की जब असफलता हुई भारत में, ब्रिटिश सरकार को ये लग रहा था कि क्रिप्स मिशन यदि जा रहा है भारत में, क्योंकि क्रिप्स नेहरू के प्रमुख मित्रों में से एक थे, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं क्रिप्स मिशन जो है वो सफल हो जाएगा, और सफल होने के बाद में भारतीय जो लोग हैं ये हमें द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्रदान करेंगे। तो क्रिप्स मिशन असफल रहा, और जैसे ही असफल रहा तो इस असफलता की आड़ में सरकार ने जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध की आड़ में कहूं तो उस युद्ध की आड़ में सख्त से सख्त कानून बनाए, और कानून बनाने के बाद में भारत में शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों के ऊपर भी क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया गया। देखो, थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं पृष्ठभूमि की, समझना इस चीज को। पृष्ठभूमि कि आंदोलन क्यों चलाना पड़ा, क्योंकि स्थितियां नाजुक है इस समय। तो समझना कि देखो, क्रिप्स मिशन की असफलता, पहली चीज तो क्रिप्स मिशन की असफलता, पहली चीज। और इस क्रिप्स मिशन की असफलता के साथ ही साथ युद्ध की आड़ में, युद्ध की आड़ में सरकार ने शांतिपूर्ण भारतीय राजनीतिक गतिविधियों पर भी, भारतीय राजनीतिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी। ठीक है, भारत में शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि भी नहीं हो सकती, इसके ऊपर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। तो इस स्थिति में फिर आंदोलन क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल उठता है दिमाग में कि जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीतिक शांतिपूर्ण यदि कोई राजनीतिक गतिविधि है तो उस गतिविधि के ऊपर भी क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। तो रोक लगा दी, तो इस स्थिति में भारतीय लोगों ने इतना बड़ा, आगे बात समझे, इतना बड़ा आंदोलन किया क्यों? कारण था भारत का एकमात्र प्रथम, एक तरीके से हम लोग आंदोलन माने, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। तो ध्यान देना कि उसके बाद यदि हम लोग चर्चा करें तो संपूर्ण अब तक के जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इन राष्ट्रीय आंदोलन में पहला ऐसा आंदोलन आ रहा है हमारे सामने
जहां भारतीय जनता की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल देखने को मिलती है। क्रिप्स मिशन के भारत से जाने के बाद में कांग्रेस कार्य समिति के लिए गांधी जी ने एक प्रस्ताव पारित किया, एक प्रस्ताव तैयार किया। क्या किया? एक प्रस्ताव तैयार किया। किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा। और इस प्रस्ताव में ब्रिटेन को भारत छोड़ने की बात कही गई। ध्यान रखना इस बात की। गांधी जी अपने वर्धा आश्रम में, सुनना बात, कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, समझना इस चीज को, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद में गांधी ने क्या किया साहब? एक प्रस्ताव रखा कांग्रेस कार्य समिति के जो है पटल के ऊपर, ठीक है। और क्या प्रस्ताव रखा? प्रस्ताव ये रखा गया कि अंग्रेजों को बोलना है कि भाई अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। प्रस्ताव रखा गया किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। समझना इस चीज को। और उस प्रस्ताव के साथ ही साथ गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया। क्या आह्वान किया सर? कि यदि देखो जापान का हमला हो भी जाता है भारत के ऊपर, तो इस स्थिति में भी भारतीय लोगों को हमें चाहिए कि अहिंसक असहयोग करना है। ये जो प्रस्ताव पारित किया गया गांधी जी के द्वारा, इस प्रस्ताव के खिलाफ नेहरू ने बिगुल बजाया। नेहरू इस प्रस्ताव के खिलाफ जो है विरोध में हो गए। नेहरू जो है वो क्या हो गए? इस प्रस्ताव के खिलाफ हो गए। आगे बात समझ में क्लियर है? और इस प्रस्ताव के, देखो ध्यान देना, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में कौन थे? तो नेहरू थे। नेहरू अगस्त तक इस प्रस्ताव के विरोध में रहे और अंततः जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इसका प्रस्ताव पारित भी किसने किया? नेहरू ने किया। और इसका प्रस्ताव लिखा भी किसने? नेहरू ने। लेकिन गांधी जी की ये जो प्रारंभिक जो बात थी, इस प्रारंभिक बात से नेहरू तारतम्यता नहीं बिठा पाए, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि ये जब स्थितियां हो गई कि भारतीय जो लोग हैं वो शांतिपूर्ण राजनीतिक कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते, रोक लगा दी गई है, तो इस स्थिति में भारत को आंदोलन में झोंकने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। इधर यदि हम बात करें तो बंगाल और उड़ीसा की जो नावें हुआ करती थी, इन नावों को देखो, इनका प्रभाव देखो ब्रिटिश सरकार का, कि बंगाल और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र थे वहां पर कुछ नावें हुआ करती थी, उन नावों को जब्त कर लिया गया सरकार के द्वारा। क्यों किया गया जब्त? सरकार को ऐसा लगता था कि जापान वाले जो लोग हैं इन नावों का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इधर फिर यदि हम लोग बात करें आगे, तो ध्यान देना कि नहरों का जो पानी हुआ करता था, इस नहरों के पानी को भी बहा दिया गया। नहरों के पानी को भी बहा दिया गया। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, ताकि वहां पर नाव चले ही नहीं। यदि कोई नाव आ भी जाए उनके पास में तो वहां पर नाव नहीं चला पाए। भारतीय जो मकान थे उन मकान और गाड़ियों के ऊपर कब्जा कर लिया गया ताकि जापान उसका प्रयोग नहीं कर पाए। उधर यदि हम बात करें तो सिंगापुर, रंगून और कलकत्ता पर फांसीवादी ताकतों का कब्जा हो गया और कलकत्ता के ऊपर बम गिरा दिया गया। क्या गिराए गए? बम गिराए गए। और यहीं से भारतीय लोगों में एक तरीके से भगदड़ प्रारंभ हुई। अंग्रेजी सरकार ने ये जो तीनों क्षेत्र थे, सिंगापुर, रंगून और कलकत्ता, यहाँ पर जितने भी अंग्रेज ऑफिसर थे या अंग्रेज जो सैनिक थे, उन अंग्रेज सैनिकों को वहां से हटा लिया गया और भारतीय बस्तियों को वहीं पर बसा रहने दिया गया।
अर्थात भारतीय लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। तो इस स्थिति में भारतीय लोगों के मन में एक और द्वंद्व पैदा हुआ कि यार ये अंग्रेज जब अभी हमारे नहीं है, क्योंकि केवल और केवल वहां से गोरो लोगों को ही विस्थापित कर दिया गया, तो आगे चल करके क्या ये हमारा सहयोग करेंगे? जो क्रिप्स मिशन में ये बात कही गई थी कि भारत को आंतरिक जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो क्या ये अपनी बात के ऊपर खरे उतरेंगे क्या? ये तो अभी हमारे साथ में इस प्रकार की जो है चीज कर रहे हैं। तो आगे इनका कोई भी भरोसा नहीं था। तो भारतीय जनता में, इनके दिलो दिमाग में एक महान उपद्रव, जो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इन अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया जाना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध में। और ये हमारे लिए ये वही सटीक समय है जिस समय हम जो है हमारी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। जुलाई 1942 में देखिएगा कि जुलाई 1942 ईस्वी में लगभग 46,000 लोग जो है जमशेदपुर भाग गए। जमशेदपुर बोले तो झारखंड। पूर्वी यूपी बिहार से लगभग 50,000 आदमी, कितने? 50,000 आदमी कहां पर पहुंचते हैं? कानपुर पहुंचते हैं। तो देखिएगा, एक चीज लिख रहा हूं कि गांधी ने क्रिप्स मिशन के लौट जाने के बाद कांग्रेस कार्य समिति हेतु कांग्रेस कार्य समिति एक प्रस्ताव तैयार किया। और इस प्रस्ताव में ब्रिटेन को भारत छोड़ने की बात कही गई। ब्रिटेन को भारत छोड़ने की बात कही गई। और साथ ही साथ ध्यान देना कि जनता से क्या आह्वान किया? जनता से आह्वान क्या किया कि यदि जापान का हमला हो, जापान का हमला होने पर भी अहिंसक असहयोग करे, अहिंसक को असहयोग करे। ये ब्रिटेन को भारत छोड़ने की जो बात कही गई, तो जवाहरलाल नेहरू ने ध्यान रखना कि JLN अगस्त 1942 तक इसके विरोध में रहे, जवाहरलाल नेहरू ने
यहां पर क्या किया, इस चीज का विरोध किया। क्या किया, विरोध किया। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। अब सुनो भाई, तो एक तरीके से यदि हम बात करें, क्या भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया, वो प्रस्ताव वस्तुतः किसके द्वारा, पहली बार गांधी जी के द्वारा। कांग्रेस कार्य समिति के सामने ये बात रखी कि ब्रिटेन को भारत छोड़ने की बात कही गई। जनता से आह्वान किया कि जापान का हमला यदि हो भी जाए तो भी उस स्थिति में भी हमें अहिंसक सहयोग करना है। इस चीज का विरोध किया किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रिटेन को भारत छोड़ने की जो बात कही गई उसके विरोध में थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। और कब तक, अगस्त 1942 तक इस चीज के जो है वो विरोध में रहते हैं। अब जब विरोध में रहा तो सुनिएगा, गांधी जी ने जब उनका ये प्रस्ताव नहीं आ रहा था तो गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती दी, और चुनौती देने के बाद में एक बात कही। क्या कहा कि अगर उनके संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मुझे जरूरत नहीं है कांग्रेस की, मेरे साथ में आते हो तो ठीक है, मेरे साथ में आते हो तो ठीक है, और यदि नहीं आते हो तो मेरी आज अभी भी हड्डियां बुड्ढी नहीं हुई है। मुझे मेरे अंदर आज भी इतना जोश है कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अब जब गांधी जी ने इस प्रकार की बात कही तो कांग्रेस में हलचल हुई। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा महाराष्ट्र में बैठक हुई और इसमें यह प्रस्ताव पारित हो गया। देखिएगा, प्रस्ताव गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा, ठीक है, ध्यान देना। प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने पर, प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने पर गांधी ने कांग्रेस को चुनौती दी। क्या चुनौती दी, कि अगर संघर्ष का प्रस्ताव नहीं माना तो मैं देश की बालू से ही, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। चौदह जुलाई 1942 को, 14/7/1942 को कांग्रेस कार्य समिति की, कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा महाराष्ट्र बैठक में
बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब ये बात समझ में क्लियर हो गई बात। अब सुनो, अब इस प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लिया 14/7/1942 को, और अब इसका अनुमोदन होना बाकी था। अनुमोदन होना बाकी था। 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया, और इस तिलक दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम आग से खेलने के जा रहे हैं और दोधारी तलवार का प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि यह प्रयोग हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ जाए। वस्तुतः ध्यान देना कि यहां से एक प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ माना जाता है? तो इस स्थिति में याद रखिएगा कि जब 1 अगस्त को तिलक दिवस मनाया गया तो इसी अवसर से भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ माना जाता है। देखिएगा कि चलिए एक साथ में समझा देता हूं आप लोगों को। तो 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया, और तिलक दिवस मनाने के समय उसी समय इलाहाबाद में ये समारोह रहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने के लिए जा रहे हैं और दोधारी तलवार का प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है कि ये हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाए। कोई बात नहीं, लेकिन गांधी की, बापू की इच्छा है तो करेंगे ही। अब 7 और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक, और इस बैठक की अध्यक्षता की गई मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। स्थान निर्धारित किया गया था ग्वालियर टैंक मैदान बंबई, और यहीं से इस आंदोलन को प्रारंभ करने का विचार विमर्श किया गया था। जनता में बड़ा भयानक उत्साह था, उनके लिए एक बड़ा उत्सव के रूप में था। पहली बार इतनी बड़ी जन सहभागिता किसी आंदोलन में हमें देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा संपूर्ण भारतवर्ष से जन समुद्र उमड़ पड़ा। बैठक हुई, और इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया। और इस प्रस्ताव के लेखक भी जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये वही जवाहरलाल नेहरू है जिन्होंने सबसे पहले गांधी का इस बात के ऊपर क्या किया था? विरोध किया था। लेकिन अब कहा ठीक है बापू, आपका आदेश है, आपका उत्तराधिकारी भी हूं मैं, तो इस स्थिति में ठीक है। अंदर हुजूम जो है, अंदर नेताओं की मीटिंग चल रही थी, और बाहर कारवां से कारवां लोगों का बड़ा विशाल हुजूम उमड़ पड़ा था। लोग बाहर बैठे बैठे, मैदान के बाहर बैठे बैठे नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज तो कुछ नया विशाल होने वाला है। अंदर बैठे हुए नेताओं में जो है सरगर्मी के साथ में चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से क्या चीजें करनी है। 8 अगस्त को गांधी बाहर आए। बाहर आने के बाद में यह बड़ा विशाल समुद्र जब उन्होंने देखा तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला। क्या शब्द निकला?
करो या मरो, करो या मरो। तो करो या मरो का आंदोलन जो है नारा दिया गया था गांधी के द्वारा, कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। आंदोलन का आह्वान करते हुए गांधी जी ने अपने आप को सशक्त किया, मजबूत किया, और ऐसे लग रहा था कि जैसे 25 वर्ष का युवा दहाड़ रहा है। गांधी ने कहा कि मैं आपको आज एक छोटा सा मंत्र देता हूं और इस मंत्र को आप अपने हृदय में अंकित कर लें, और ये मंत्र है करो या मरो। ये मंत्र क्या है? करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद करवाएंगे, और यदि भारत को आजाद नहीं करवा पाए तो इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। गांधी जी का ये जब जोशीला भाषण सुना जनता ने, तो जनता में आग फैल गई। ऐसे बहुत बड़ा क्रांतिकारी भाषण दिया गया था गांधी जी के द्वारा। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि यार इस उम्र में भी जब गांधी जी हमारे साथ में है तो इस बार एग्जाम पर। लेकिन गांधी ने कहा देखो सुनो, कुछ निर्देश भी है मेरे, कुछ निर्देश भी है। निर्देश क्या है? अगर आप चाहें तो सरकारी जो सेवक है, सरकारी जो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, वो त्याग पत्र नहीं दे, परंतु कांग्रेस में अपनी राजभक्ति प्रकट करें, कांग्रेस में अपनी राजभक्ति प्रकट करें। ठीक है, उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप जो है त्याग पत्र दें, जरूरी नहीं है कि त्याग पत्र दें, लेकिन अपनी राजभक्ति प्रकट करनी है कांग्रेस के प्रति, और इस सहयोग में अंग्रेजों की हम ईंट से ईंट बजा डालेंगे। साथ ही साथ सैनिक अपने सहयोगियों और भारतीयों के ऊपर कोई भी गोली नहीं चलाएगा, अपने सहयोगी के ऊपर गोली नहीं चलाएगा और भारतीय लोगों के ऊपर भी गोली नहीं चलाएगा। छात्रों को यदि उसमें आत्मविश्वास हो तो शिक्षा का बहिष्कार कर सकते हैं, कॉलेज और स्कूल त्याग सकते हैं। किसान सरकार समर्थक जमींदारों को लगान की अदायगी नहीं देंगे, मतलब आज के बाद में नहीं देंगे। आगे बात समझ में? तो ये सारी की सारी बातें, और साथ ही साथ गांधी ने एक बात और कही कि देशी रियासतों के लोग राजाओं को तभी सहयोग करेंगे जब वे सरकार का विरोध करें, और साथ ही साथ देशी रियासतों के शासक प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें और प्रजा का सहयोग करें, तो हम जो है तुरंत प्रभाव से क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। बड़ा जोशीला भाषण दिया गया गांधी के द्वारा 8 अगस्त को। भयानक लोगों को आप कल्पना कीजिए, हुजूम उड़ा हुआ, गांधी जी के जय कार्य के नारे लगे हुए, नेहरू पास में खड़ा खड़ा टकटकी लगा के देख रहा है कि यार गांधी जी में इतना जोश आया कहां से। सरकार में हलचल मच गई, ब्रिटिश सरकार पूरी की पूरी, लंदन तक की सरकार हिल गई। इस बार खलबली मची हुई थी उधर, वहां पर वैसे मित्र राष्ट्रों की हालत द्वितीय विश्व युद्ध में खराब, और इधर गांधी जी ने भैया बहुत बुरी स्थितियां कर दी। उसी समय वायसराय, ध्यान देना, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, इस समय जो ध्यान देना कि जो वायसराय जो थे वो लोग कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। इस लिनलिथगो ने तुरंत प्रभाव से आंदोलन का दमन करने के लिए एक आदेश प्रस्ताव पारित किया, और इस आदेश प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन, ध्यान देना बेटा,
क्या कहा जाता है? ऑपरेशन 0 आवर। 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। और ये कदम क्यों? ताकि आंदोलन का क्या किया जा सके? दमन किया जा सके। इसी ऑपरेशन 0 आवर के तहत सुबह सुबह तड़के 4 बजे ही 9 तारीख को, 9 अगस्त को, क्योंकि 8 को तो शाम को गांधी जी ने भाषण दिया पूरे दिन, ठीक है। और सुबह सुबह 9 अगस्त को जब बिल्कुल आंदोलन प्रारंभ होना था कि यहां से करना ही करना है, तो 9 अगस्त को सुबह सुबह तड़के 4 बजे ही समस्त बड़े जो कांग्रेसी नेता थे, इन कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेसी नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले नंबर आया गांधी जी का, तो गांधी जी को कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजनी नायडू सहित, ध्यान रखना यहां से प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को किन किन के साथ में और कहां पर रखा गया, यह प्रश्न बनता है। तो कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, इन समस्त लोगों को सर आगा खां पैलेस पूना में नजरबंद कर दिया गया। अंदर पैक गांधी जी, सरोजनी नायडू साथ में, कस्तूरबा गांधी साथ में और उनके सचिव महादेव देसाई। भयानक स्थितियां। उधर जवाहरलाल नेहरू जी ने मुंह धोया ही नहीं था उससे पहले। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया, आचार्य कृपलानी, प्रफुल्ल चंद्र घोष, इन समस्त लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित जेल में ठूंस दिया गया। लो करो आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना बिहार जेल में डाल दिया गया। एक और खतरनाक व्यक्तित्व है जहां से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल, कहां पर है ये? झारखंड में, यहां पर गिरफ्तार करके वहां पर डाल दिया गया। कुछ समय बाद में जयप्रकाश नारायण को कौन रोक सकता था भैया? जयप्रकाश नारायण ने बढ़िया व्यू रचना की और व्यू रचना करने के बाद में जेल तोड़ करके फरार हो गए। और जेल तोड़ करके फरार होने के बाद में अंग्रेजी सरकार सत्ते में आ गई कि बाप भाग गया। भूमिगत रहे और आजाद दस्ता का गठन किया। भूमिगत हुए और भूमिगत होने के बाद में ध्यान रखना कि जयप्रकाश नारायण ने, किसने? जयप्रकाश नारायण ने, नारायण कौन सा? आजाद दस्ता। कौन सा दस्ता बनाया? आजाद दस्ता का गठन किया गया। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अब सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी हालत खराब हो गई, तो सरकार ने कांग्रेस को एक बार फिर गैर कानूनी संस्था घोषित किया और घोषित करने के बाद उसकी समस्त संपत्ति को क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। समस्त संपत्ति को जो है जब्त कर लिया गया। इधर जयप्रकाश नारायण के साथ में और कुछ लोग जुड़ चुके थे, जैसे राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली। ये समस्त लोग भूमिगत होकर के आंदोलन का अब नेतृत्व करने में लगे हुए। पूरे के पूरे युवा वर्ग और जनता में आग फूंकने की कोई बात नहीं। गांधी जी को आगा खां पैलेस में नजरबंद किया है, कोई दिक्कत नहीं, नेतृत्व हम करेंगे और हम ही इस आंदोलन का क्या करेंगे? संचालन करेंगे। हर जगह धरना प्रदर्शन किया गया भारतीय जनता द्वारा। सर आगा खां पैलेस के सामने भारतीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा गांधी को रिहा करवाने के लिए। गांधी के मुख से निकला हुआ 8 अगस्त का प्रत्येक शब्द लोगों के लिए सार्थक हो रहा था। अहमदाबाद में जितने भी कपड़ा मिल हुआ करती थी, इन कपड़ा मिलों में लगभग 3 महीने तक हड़ताल रही और इसी हड़ताल को भारत का स्टालिनग्राद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का स्टालिनग्राद कहा जाता है। क्योंकि सरकार ने अब यहां दमनात्मक नीति के तहत समस्त कांग्रेसी बड़े नेताओं को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया। तो इस
आंदोलन की जो बागडोर हाथ आ गई थी वो युवा खून में आ गई थी, युवा नेताओं उग्रवादी तत्वों के हाथ में आ गई। अब ये युवा तो आपको पता ही है कितना जोश होता है अंदर। इन युवाओं ने सरकारी भवनों के ऊपर आक्रमण किया, रेल की जो पटरियां जा रही थी उन रेल की पटरियों को उखाड़ फेंका, बड़े बड़े जो पुल बना रखे थे वहां पर बड़े बिछाए बारूद और उड़ा दिया, उनका धम बुला दिया। टेलीफोन आपस में बात नहीं कर पाए, टेलीफोन और तार की जो लाइनें थी उन तार की लाइनों को काट दिया। उधर मजदूर वर्ग भी इनके साथ में कांधे से कांधा मिला करके चल रहा था। बंबई की बात करो, अहमदाबाद की बात करो, पूना की बात करो, जमशेदपुर की बात करो, यहां समस्त शहरों में मजदूरों ने क्या कर दी थी, हड़ताल कर दी। उधर सुभाष चंद्र बोस बर्लिन में बैठे हैं और बर्लिन में रेडियो से बोलते हुए इस आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा। क्या कहा? छापेमार युद्ध है, भारतीय युवाओं लगे रहो लगे रहो लगे रहो का आह्वान किया गया सुभाष बोस के द्वारा। ध्यान रखना कि इसी आंदोलन के द्वारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। उषा मेहता, रामन और लोहिया, इन्होंने बंबई में भूमिगत होकर के रेडियो स्टेशन की क्या की थी, स्थापना की थी, ताकि लोगों को, भारतीय युवा वर्ग को और इस आंदोलन में जुड़े हुए समस्त लोगों को संदेश पहुंचाया जाए, संदेश पहुंचाया जाए। इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि रेडियो स्टेशन की स्थापना किस किस के द्वारा की गई। तो उषा मेहता और रामन और लोहिया। उधर तामलुक की बात करें तो तामलुक में एक विद्युत वाहिनी का गठन किया गया ताकि लोगों के पास में संदेश तुरंत प्रभाव से पहुंचाया जा सके। भारतीय लोगों का जो दमन कर रही थी ब्रिटिश सरकार, लगातार उनके ऊपर गोलीबारी या लाठीचार्ज जैसे भी कई घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो उसके लिए कटक उड़ीसा में एक रक्त वाहिनी सेना का गठन किया गया। सतारा में न्यायदान मंडल जन अदालतों का क्या किया गया, गठन किया गया। गांधी विवाहों का आयोजन किया गया, शराबबंदी अभियान प्रारंभ किए गए। उधर तामलुक में मातंगिनी हजारा नामक एक 73 वर्षीय विधवा महिला भी इस आंदोलन में कूद पड़ी। 2-4 अंग्रेजों को दे धमाधम। तो पुलिस ने वहां पर क्या की, गोलीबारी की और इस गोलीबारी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान देना कि एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसमें छात्रों और महिलाओं ने एक बार फिर पुणे सविनय अवज्ञा आंदोलन की भांति जो है इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने, महिलाओं ने खूब जो है उनकी भूमिका रही, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी इनकी खूब भूमिका रही। प्रमुख महिलाओं की यदि हम बात करें तो जो है उषा मेहता, अरुणा आसफ अली हो गई, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, खुशम, है ना। किसानों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया और जमींदारों ने भी इस आंदोलन में खूब भाग लिया। पहली बार ऐसा लग रहा था कि हाँ, वास्तव में भारत में कोई आंदोलन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो मुस्लिम वर्ग अब तक विरोध करता आ रहा था हर चीज का, वो मुस्लिम वर्ग इस दौरान जो है, हालांकि ज्यादा उसने सहयोग नहीं किया, लेकिन भूमिगत आंदोलनकारी जो थे उनको प्रशय जो है, आश्रय जो प्रदान किया गया वो मुसलमानों के द्वारा किया गया। ये एकमात्र एक तरीके से ऐसा आंदोलन था जहां पर सांप्रदायिक घटनाएं नहीं हुई। सांप्रदायिक घटनाएं इस दौरान घटनाएं हुई ही नहीं। इस दौरान गांधी जी को लग रहा था कि यार गांधी को छोड़ेंगे नहीं, तो गांधी जी ने 21 दिन का आमरण अनशन, गांधी जी ने, माफ कीजिएगा कि यहां पर क्या करते हैं, वो आमरण अनशन प्रारंभ कर देते हैं। आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इधर जनता का जो उत्साह है वो उत्साह बड़े पूरे के पूरे चरम के ऊपर है, पूरे के पूरे चरम के ऊपर है। भारतीय लोग ऐसा चाहते हैं
कि अब हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन को देख करके कहा कि ऐसा कोई भी विद्रोह पिछले 3 वर्षों में नहीं हुआ। इस आंदोलन में जनता का उत्साह देखते ही बनता था। इधर गांधी जी ने दमन का विरोध करने के लिए गांधी जी, अब इस दौरान कई जो हिंसक घटनाएं हुई, इस हिंसक घटनाओं में सरकार ने गांधी जी के ऊपर दबाव बनाया और दबाव बना करके कहा कि गांधी जी आप जो ये हिंसक घटनाएं हुई हो रही है, इन हिंसक घटनाओं की आप भर्त्सना कीजिए, आप इसका विरोध किए। तो गांधी ने कहा क्यों, मैं क्यों विरोध करूं, ये सब आप लोगों के कारण ही हो रहा है, ये आप लोगों की नीतियों की देन है और उस नीतियों का लोग जवाब दे रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। तो पहली बार कहीं ना कहीं शायद अहिंसा के पथ से एक तरीके से ये विचलन तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इस प्रकार की चीज हुई। उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा की घटनाएं हो रही है उसके पीछे ये आपने जो दमनात्मक नीतियां अपनाई हम भारतीयों के विरुद्ध, ये नीतियां ही उत्तरदायी हैं, इसलिए मैं तो इस चीज की घटना का विरोध नहीं करूंगा। गांधी जी ने सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध अवश्य किया और इसीलिए 21 दिन, बिल्कुल है ना, 21 दिन का जो है उपवास प्रारंभ किया। अब गांधी जी बूढ़े हो चले थे भैया, 21 दिन का इतना बड़ा उपवास सह नहीं सकते थे, और सह नहीं सकते थे तो हालत खराब हो रही थी। गांधी जी लगातार 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 उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, लगातार उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। उधर लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि बूढ़ा मरता है तो मरने दो। चर्चिल का एक बड़ा खतरनाक जो है इस दौरान संदेश आया कि जहां संपूर्ण विश्व में हमारी विजय हो रही है, उस स्थिति में हम एक बूढ़े व्यक्ति और नंगे फकीर आदमी के सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे। ये हमें अर्धनग्न व्यक्ति फकीर आदमी हमें पराजित नहीं कर सकता। तो चर्चिल का भी इस प्रकार का आदेश आया, बड़ी बात थी। इधर गांधी जी का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था और इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने और ये वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारियां करना प्रारंभ कर दी कि बुड्ढा मरने वाला है, गांधी मरने वाला है, जल्दी करो। तो बाहर लकड़ियां चुनना स्टार्ट कर दी। आगा खां पैलेस के सामने लकड़ियां इकट्ठे कर रहे थे, तो गांधी जी ने धीरे से सरोजिनी नायडू को कहा, ध्यान देना इस दौरान कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है। तो सरोजनी से कहा कि सरोजनी क्या हलचल हो रही है बाहर के। तो सरोजनी ने कहा बापू हलचल तो कुछ नहीं हो रही है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि सरकार आपके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही है। सरकार आपके अंतिम संस्कार की क्या कर रही है, तैयारी कर रही है। मामला खराब ही लग रहा है। हालत खराब थी। तो गांधी जी ने कहा ऐसा है सरोजनी, बा को बोल जल्दी से रोटी ले आए, खाना खाते हैं। और गांधी जी ने यह कहते हुए उपवास तोड़ दिया कि मेरे देश को मेरी अभी जरूरत है, मेरे देश को अभी मेरी जरूरत है, इसलिए मैं उपवास नहीं कर रहा, मैं उपवास नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से ध्यान देना 1944 में वस्तुतः कस्तूरबा गांधी का आगा खां पैलेस में क्या हो गया था, निधन हो गया था। उधर महादेव देसाई का 1942 में महादेव देसाई जी का क्या हो गया था, निधन हो गया था सर आगा खां पैलेस में ही। 6 मई 1944 जी को लॉर्ड वेवेल ने गांधी जी को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया। गांधी को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ध्यान दीजिएगा। इस आंदोलन के बारे में कुछ और विशेष महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना कि सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया
और इसके कारण इस आंदोलन को जनता के द्वारा चलाया गया और इसीलिए इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेतृत्व विहीन आंदोलन कौन सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारतीय जनता द्वारा स्वतंत्र होने के लिए किया गया अंतिम प्रयास था, अंतिम प्रयास था। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना? यहां तक कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन का कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। निर्धारित कार्यक्रम होने से पूर्व कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी कारण इस आंदोलन को अनियोजित आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनियोजित आंदोलन भी इसको कहा जाता है। और एक चीज और कि जनता ने अपने आप जो है इसमें भागीदारी ली, युवाओं ने इसमें बहुत बड़ा योगदान निभाया और इसीलिए इसको स्वतः स्फुटित आंदोलन भी कहा जाता है। अगस्त में प्रारंभ हुआ, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति कहा जाता है। इसे जन क्रांति कहा जाता है और जन आंदोलन भी कहा जाता है। ये इसके और नाम है। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्वालियर टैंक मैदान को, ये अंतिम बात है, ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आंदोलन चलाया गया। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं अब आपकी कि 1 अगस्त को 1/8/1942 इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाएगा। इसी दिन से इस आंदोलन को प्रारंभ माना जाता है। तिलक दिवस के अवसर पर जेएलएन ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम आग से खेलने जा रहे हैं।
दो धारी तलवार का प्रयोग कर रहे हैं। जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बैठक कब? तो ध्यान देना 7वें 8 अगस्त 7वें 8 अगस्त 1942 को। ध्यान रखना इसके अध्यक्ष क्या थे, कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ध्यान रखना इसके स्थान की तो ग्वालियर टैंक मैदान ग्वालियर टैंक मैदान बंबई। बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव JLN जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया। ध्यान देना कि प्रस्ताव के लेखक भी और लेखक भी कौन माने जाते हैं? JLN। आठ अगस्त 1942
गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए करो या मरो का नारा दिया। नेक्स्ट, ऑपरेशन जीरो आवर। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने आंदोलन का दमन करने हेतु इस ऑपरेशन के तहत नौ 8/1942 ईस्वी को सुबह समस्त कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। समस्त कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर मैं लिख रहा हूं नेता और मैं इधर लिख रहा हूं जेल। तो नंबर 1 जेल या स्थान, ठीक है। ध्यान रखना कि गांधी जी कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, और महादेव देसाई कि सर आगा खां पूना, सर आगा खां पैलेस पूना में नजरबंद कर दिया गया। नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू
JLN गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, आचार्य कृपलानी, और साथ में प्रफुल्ल चंद्र घोष, प्रफुल्ल चंद्र घोष। ध्यान रखना कहां पर, अहमदनगर, जेल में रखा गया। अहमदनगर बोले तो कहां पर, महाराष्ट्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां, बांकीपुर जेल, पटना बिहार, बांकीपुर जेल, पटना बिहार। जयप्रकाश नारायण, नंबर 4, ध्यान रखना हजारीबाग, सेंट्रल जेल, कहां पर, झारखंड। ठीक है, विशेष बात इंपॉर्टेंट कि जयप्रकाश नारायण जेल तोड़कर भाग छूटे। भूमिगत रहकर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना इसका। भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया, आंदोलन का संचालन किया। और याद रखना कि आजाद दस्ता, आजाद दस्ता का गठन किया। फिर से इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया आपका कि राम मनोहर लोहिया अच्युत पटवर्धन अरुणा आसफ अली ने भी
भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और हो सकता है कि और भी आ जाए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन लोगों ने रेडियो स्टेशन की स्थापना करके रेडियो स्टेशन के माध्यम से आंदोलन को संचालन करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो याद रखना, दो लोग हैं, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता। ठीक है ना, अगली बात समझ में क्लियर है ना? इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि उषा मेहता वे राम मनोहर लोहिया ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। रेडियो स्टेशन की स्थापना की। और आंदोलन का संचालन किया। आंदोलन का संचालन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फिर से लिख रहा हूं बेटा, कि सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से बोलते हुए इस आंदोलन को अहिंसक गोरिल्ला युद्ध की संज्ञा दी। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर संपत्ति जब्त कर ली। बात कर लेते हैं आंदोलन का स्वरूप। समस्त कांग्रेस नेताओं को
गिरफ्तार किए जाने के कारण कोई नेता नहीं था। अतः इसे नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है। इसे एक साथ लिख दूं मैं, देखो 2 3 4 चीजें एक साथ लिख रहा हूं। नेतृत्व विहीन, अनियोजित, ठीक है ना, जन आंदोलन, जन क्रांति, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना आप। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भी। नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है। चलो लिख ही देता हूं अलग अलग। सुनियोजित कार्यक्रम नहीं होने के कारण इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अनियोजित आंदोलन। भारतीय जनता द्वारा लड़ा गया, अतः इसे क्या कहा गया? जन आंदोलन। ठीक है, या इसे जन क्रांति कहा जाता है। ठीक है भाई, एक चीज और ध्यान रखना, क्या? कि अगस्त में प्रारंभ होने के कारण इसलिए क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति। ठीक है, ध्यान रखना कि बंबई ग्वालियर टैंक मैदान को, बंबई ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद की मिलों में 3 माह तक हड़ताल रही।
मजदूरों ने काम करना बंद किया। मजदूरों ने काम करना बंद किया। अतः इसे भारत का स्टालिनग्राद कहा जाता है। तामलुक में विद्युत वाहिनी का गठन किया गया। और यहां ध्यान रखना किसी तामलुक में मातंगिनी हजारा 73 वर्षीय विधवा महिला को पुलिस ने गोली मार दी। कटक उड़ीसा में रक्त वाहिनी का गठन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व युवा हाथों में और युवा हाथों के कारण सरकारी भवनों को तोड़ा, पुल गिराए, रेल पटरियां उखाड़ी, महिलाओं ने भी विशेष सहयोग प्रदान किया। ध्यान रखना कि इस आंदोलन में उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी,
अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, सरोजनी इत्यादि ने अपनी भूमिका निभाई। गांधी जी ने सरकारी दमनात्मक नीतियों का विरोध करने हेतु फरवरी 1943 में इक्कीस दिन का उपवास प्रारंभ किया। सरकार अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा। गांधी ने यह कहते हुए उपवास तोड़ा कि मेरे देश को मेरी जरूरत है। मेरे देश को मेरी जरूरत है। ध्यान देना। नोट कि 1942 ईस्वी में गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई ठीक है, और 1944 ईस्वी में पत्नी कस्तूरबा गांधी दोनों का निधन आगा खां पैलेस में
ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब एक विशेष नोट और लगा रहा हूं मैं, देखिएगा, सुनिएगा, कि जब सरकार द्वारा गांधी जी को रिहा करने से मना कर दिया गया, सरकार ने कहा गांधी जो करना है ना, ये तेरे बहुत नाटक देखे, साम दाम दंड भेद वाली जो नीतियां अपनाता ना, उपवास करता, मरता है, मर गए। मैंने चर्चिल का आपको कथन भी बताया। चर्चिल ने कहा कि जब हम समस्त सब जगह पूरे संसार में हर जगह जीत रहे हैं, तो एक अंधे आधे नंगे बूढ़े व्यक्ति के सामने हम कैसे हार सकते हैं। लार लिनलिथगो ने कहा कि साहब वो वापस उपवास के ऊपर बैठ गया, हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो उसने जवाब में कहा कि मरता है, मरने तो कोई दिक्कत नहीं। तो सरकार ने गांधी जी को रिहा करने से मना कर दिया। अब जब मना कर दिया गया गांधी जी को, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो परिषद थी, उस परिषद के 3 सदस्य थे, देखो ध्यान देना, HP मोदी, MH अणे और NR सरकार। HP मोदी, MN अणे और NR सरकार, ठीक है ना। ये 3 लोगों ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। 3 लोग, विशेष रूप से ध्यान रखना कि किन किन लोगों ने जो है इस्तीफा दिया। HP मोदी, ध्यान दीजिएगा कि सरकार ने गांधी को रिहा करने से इनकार किया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद के 3 भारतीय सदस्य के 3 भारतीय सदस्य HP मोदी, MH अणे, MH अणे तथा NR सरकार ने त्याग पत्र दे दिया। मई 1944 ईस्वी को
लॉर्ड वेवेल ने गांधी जी को रिहा कर दिया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखो भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए एक जज हुआ करते थे मध्य प्रांत के भारत के, टी वेकेंडन, है ना। टी वेकेंडन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई थी और इस जांच आयोग ने 29 नवंबर 1943 को सरकार को अपनी क्या सौंपी थी, रिपोर्ट सौंपी थी। टी वेकेंडन, है ना। नोट कि भारत छोड़ो आंदोलन की जांच हेतु भारत छोड़ो आंदोलन की जांच हेतु मध्य प्रांत के न्यायाधीश टी वेंकटन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया। उनतीस नवंबर 1943 ईस्वी को रिपोर्ट सौंपी। एक विशेष बात और कि कांग्रेस नेता श्री राजगोपालाचारी इस आंदोलन के श्री राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। जबकि वह सरकार को युद्ध में सहयोग देने के पक्ष में थे। युद्ध में सहयोग देने के पक्ष में थे। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। अब देखो इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई स्थान ऐसे थे
जहां पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई। यहां से आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग जो है सरकारें स्थापित करना प्रारंभ कर दिया कि ये हमारी स्वतंत्र सरकार है। जैसे हम बात करें बलिया की, तो बलिया में नेता थे जिनका नाम था जीतू पांडे। इन जीतू पांडे ने अगस्त 1942 में एक स्थान जो है समानांतर सरकार की स्थापना की। कहां पर? उत्तर प्रदेश, बलिया में। तामलुक की यदि हम बात करें तो तामलुक बेटा मिदनापुर बंगाल में है, ठीक है ना, बंगाल का क्षेत्र है तामलुक। तो तामलुक की जातीय सरकार बनाई गई सतीश सामंत के नेतृत्व में। किसके? सतीश सामंत के नेतृत्व में बनाई गई सरकार। ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में। और ये इस सरकार का जो गठन किया गया वो दिसंबर 1942 से लेकर के सितंबर 1944 तक चली ये सरकार। हालांकि बिदनापुर बिहार, बिदनापुर वाली जो सरकार है वो वस्तुतः ज्यादा नहीं चली। सतारा की यदि हम बात करें, सतारा में बनाई गई प्रति सरकार महाराष्ट्र, और यहां पर जो नेता थे वो थे वाईवी चौहान और नाना पाटिल। सबसे लंबे समय तक 1943 से लेकर के 1945 तक। और एक जो है उड़ीसा में भी, कोरापुट उड़ीसा में भी एक सरकार की स्थापना की गई थी लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में। किसके? लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में। तो देखिएगा कि इस आंदोलन के दौरान भारत में अनेक समानांतर सरकारें स्थापित हुई। एक टेबल बना रहे हैं जहां पर मैं सबसे पहले बात करूं स्थान, इधर बात करेंगे नेता की कि नेताजी कौन थे, और इधर अवधि की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया यूपी। जीतू पांडे, जीतू पांडे अगस्त 1942 एक सप्ताह तक ठीक है। नंबर 2 तामलुक, तामलुक ध्यान रखना कि मिदनापुर बंगाल, और यहां पर जो सरकार वस्तुतः बनी थी इसे जातीय सरकार, जातीय सरकार। सतीश सामंत, सतीश सामंत दिसंबर 1942 से लेकर के सितंबर 1944, सितंबर 1944 तक। नंबर 3
सतारा महाराष्ट्र की प्रति सरकार, ठीक है, ध्यान रखना, YV चौहान और कब से कब तक, 1943 से 1945, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक। और साथ में याद रखना प्लस नाना पाटिल, नाना पाटिल। एक याद रखना कोरावाट, उड़ीसा, ठीक है। यहां पर जो सरकार बनाई गई थी वस्तुतः ये लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में, लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में यहां पर सरकार बनाई गई थी। तो ये हमने बात कर ली भारत छोड़ो आंदोलन की, ठीक है, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हुई, किस प्रकार से घटनाक्रम ये पूरा का पूरा चला, ये हमने सारा बात कर लिया है। देखिएगा थोड़ा लंबा टॉपिक था आप लोगों का, सारी चीज़ें ध्यान रखना। थोड़ा सा हल्का सा 2 मिनट में मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो, क्रिप्स मिशन असफल हुआ और युद्ध की आड़ में सरकार ने बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सख्त कानून बनाए। कानूनों में एक चीज़ ये भी थी कि भारत में किसी भी शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि भी नहीं हो सकती, उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के लौट जाने के बाद में एक कांग्रेस कार्य समिति के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि देखो कांग्रेस वालों, एक बात करो। एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव कौन सा था? ब्रिटेन को भारत छोड़ने की बात कही गई और जनता से गांधी जी ने आह्वान किया कि जापान का हमला होने की सारी संभावनाएं थी, तो कहा कि यदि जापान का हमला होता है भारत के ऊपर तो उस स्थिति में भी हमें अहिंसक असहयोग करना है। ठीक है, अगली बात समझिए। जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी की इस बात के खिलाफ में थे, विरोध में थे। अगस्त 1942 तक जो है, अगस्त 1942 तक इस चीज के क्या रहे, विरोध में रहे। मैंने आपको कहा कि 1 अगस्त 1942 को जब तिलक दिवस मनाया गया, उसी समय जो है नेहरू ने कथन कहे थे। क्या कथन कहे थे? कि हम आग से खेल रहे हैं और दोधारी तलवार का प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है इसका वार हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाए। लेकिन गांधी जी की बात थी, माननी थी, ठीक है ना। अब प्रारंभ में मान नहीं रहे थे, इसलिए गांधी जी ने जब ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने एक बात कही कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तुम यदि कांग्रेस वाले ऐसे सोचते हो ना कि सहयोग नहीं करोगे तो गांधी जी जो है आंदोलन खड़ा नहीं करेगा, मैं करूंगा और देश की बालू से ही जो है इतना बड़ा आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है, 14/7/1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा महाराष्ट्र में बैठक हुई। इसमें प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अनुमोदन जो था वो ग्वालियर टैंक जो है मैदान में ही जो है हुआ था। याद रखना इस चीज का, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया, ठीक है ना, और इसी दिन से इस आंदोलन को प्रारंभ माना जाता है। अगस्त क्रांति कहते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भी ये थे। तिलक दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू का भाषण मैंने आप लोगों को बता दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक की गई 7 और 8 अगस्त को 1942। कहाँ अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। स्थान ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई, याद रखना। बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। और वस्तुतः इसका लेखक भी कौन थे प्रस्ताव के? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। उसके बाद में हमने बात की 8 अगस्त को गांधी जी ने नारा दिया था, कौन सा? करो या मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया लॉर्ड लिनलिथ के द्वारा दमन करने के लिए। ये प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दमन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर। या फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन जीरो आवर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये भी ध्यान रखना कि ऑपरेशन जीरो आवर जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का।
0 आवर। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो इसी के तहत समस्त बड़े बड़े जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को कस्तूरबा और सरोजिनी नायडू और महादेव देसाई के साथ में क्या कर लिया, नजरबंद कर दिया गया। कहाँ, सर आगा खां पैलेस में। ठीक है, इधर जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया, आचार्य कृपलानी और प्रफुल्ल चंद्र घोष, इन सबको अहमदाबाद, माफ करना, अहमदनगर जेल में रखा गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना बिहार भेज दिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल झारखंड में भेज दिया गया। ठीक है ना, हजारीबाग से ही इन्होंने जेल को तोड़ करके भाग गए थे। आजाद दस्ता का गठन किया और भूमिगत होकर के इस आंदोलन का वो क्या करते रहे, संचालन करते रहे। बाकी गतिविधियां किस किस प्रकार से हुई, इसी आंदोलन के समय जो है कुछ समानांतर सरकारों की भी क्या की गई थी, स्थापना की थी। याद रखना, तमिलनाडु की जातीय सरकार कई बार पूछा जा चुका है, जो है मिदनापुर में है, मिदनापुर बंगाल, जहां पर स्थापना की गई थी सतीश सामंत के द्वारा दिसंबर 1942 से लेकर के सितंबर 1944 तक। लेकिन सबसे लंबी जो सरकार थी वो वाईवी चौहान और नाना पाटिल, जो कि उन्होंने 17 में बनाई थी प्रति सरकार महाराष्ट्र में। 1943 से लेकर के 1945 तक ये सरकार चली थी। सबसे लंबे समय तक सबसे कम जो थी वो मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश वाली। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें थोड़ी सी हम लोग आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी विवेल योजना और फिर माउंटबेटन योजना। उसी के साथ में ये सारा का सारा चैप्टर आप लोगों को समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।